न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो देखिए, यूपी में बीजेपी की सीटें भले ही कम हुई हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी के साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का खास ख्याल रखा है। सीटें कम होने के बाद भी यूपी के कोटे से जहां 10 मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं हर वर्ग और समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। जातीय समीकरण के लिहाज से ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं रखी गई है। हालांकि इस बार यूपी के हिस्से में सिर्फ 2 ही कैबिनेट मंत्री बने हैं, लेकिन पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक और ब्रज से लेकर अवध तक हर क्षेत्र में मंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पिछली सरकार में यूपी से पीएम मोदी समेत कुल 15 मंत्री थे, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और बाकी राज्य मंत्री थे। इस बार यूपी से सिर्फ राजनाथ सिंह और राज्यसभा सदस्य हरदीप पुरी कैबिनेट मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में सामाजिक समीकरण के ताने बाने का ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी ने इस बार 2 ठाकुर, 2 कुर्मी, एक ब्राह्मण, लोट, जाट और सिख जाति से भी मंत्रियों को मौका दिया है, जबकि दलित समाज से इस बार भी 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसमें एसपी सिंह बघेल हैं, जिन्हें दोबारा से मंत्री बनाया गया है। तो वहीं बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है। तो लगातार तीसरी बार और देश के 21वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक देश में एनडीए की सरकार चलाएंगे, जिसमें हर राज्य, हर वर्ग के साथ सभी एनडीए साथियों का ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी खराब प्रदर्शन के बावजूद कम नहीं हुई है। मोदी कैबिनेट में 10 मंत्रियों को जगह मिली है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर पूरा फोकस है। देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है और मोदी की कैबिनेट में करीब करीब हर स्टेट की छाप है। मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं शिवराज सिंह चौहान, हरदनहल्ली देवेगौड़ा, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, मैं चिराग पासवान। कभी न थकने वाले, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य शामिल हों। मोदी की कैबिनेट में न सिर्फ सभी राज्यों का ख्याल रखा गया, बल्कि सभी वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई। बात जाति समीकरण की करें तो ओबीसी से 27 चेहरों को शामिल किया गया है। एससी समुदाय से 10 मंत्री बनाए गए, एसटी से 5, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्रियों को जगह मिली। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का भी दम देखने को मिला। यूपी कोटे से राजनाथ सिंह को मंत्री बनाया गया, यूपी कोटे से हरदीप पुरी को मंत्री बनाया गया, यूपी से जितिन प्रसाद को मौका मिला। एसपी सिंह बघेल भी कैबिनेट में शामिल हुए। पंकज चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। वहीं अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जयंत चौधरी, तो वहीं बीएल वर्मा के साथ ही कमलेश पासवान को भी मंत्री बनाया गया है। भले ही पहले के मुकाबले मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो, लेकिन संख्या जितनी भी है उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे गए हैं। इन सब के अलावा मोदी के मंत्रिमंडल में साथियों को भी सिर आंखों पर बिठाया गया, चाहे जेडीयू हो या टीडीपी, एलजेपी हो या हम, सबका दम देखने को मिला। यानी मोदी के 3rd टर्म की टीम तैयार हो चुकी है। अब इंतजार उस एक्शन का है जिसके संकेत पीएम मोदी ने चुनाव परिणाम से पहले दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से पवन गौड़ इस समय मौजूद है, हमारे साथ लखनऊ से संकेत मिश्रा इस समय मौजूद है। संकेत की तरफ रुख करेंगे, जल्दी से अपडेट ले लेंगे। देखिए संकेत, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अब यहां पर हमने देखा कि मोदी कैबिनेट जो अब तैयार हो चुकी है,
बड़ी जिम्मेदारी अब सबको देनी है। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा महत्वपूर्ण विभाग जिसको दिया जाएगा, ये अब देखना जरूरी है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के कोटे पर नजर डालें तो यहां पर मोदी कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश कर दी गई है। और इसको आप सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रखेंगे। 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी आप नजर डाल के देखेंगे, उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण मोदी कैबिनेट में समीकरण फिट बिठाए गए हैं। संकेत मिश्रा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खासा ध्यान रखा गया है। अगर सबसे पहले बात की जाए जातीय समीकरणों की, तो 5 ऐसे चेहरे हैं जो ओबीसी चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। वहीं 2 क्षत्रिय बिरादरी से मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया है। अगर दलित कोटे की बात की जाए तो 2 मंत्री बनाए गए हैं। कमलेश पासवान जो चौथी बार सांसद हैं बांसगांव से। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल जो कि दलित कोटे से मंत्री हैं, तो दो मंत्री दलित कोटे से बनाए गए हैं। अगर क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए तो अवध क्षेत्र से राजनाथ सिंह मंत्री बने हैं, कीर्तिवर्धन सिंह मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा ब्रज क्षेत्र से अगर बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद वो भी ब्रज क्षेत्र में आते हैं, रुहेलखंड का क्षेत्र है, पीलीभीत से सांसद है, उनको ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया गया है। बीएल वर्मा को मंत्री बनाया गया है जो कि बदायूं से हैं, राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की ये रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कैबिनेट में साफ नजर आ रही है। बने रहिए आप संकेत हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास और जानकारी के लिए। लेकिन इस समय एक बड़ा अपडेट और दे देते हैं अपने दर्शकों को। मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल गोंडा के बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि विकास के एजेंडे पर काम करना है। ने आपको हैट्रिक बनवाई है, गोंडा के लिए आपके क्या ख्वाब हैं? देखिए, गोंडा के विकास के लिए जो कुछ भी यथासंभव है वो सारी कोशिश की जाएगी। कई सारे अभी कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाना है। और उसके साथ साथ जो कुछ भी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ये भारतीय जनता पार्टी जो सौंपेगी उसको पूरी तरह पूरा करने का हम लोगों का ही उद्देश्य। मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार शपथ ली है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। जिस तरह के बदलाव वो इस देश में लाए हम लोग सोच नहीं सकते थे। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, और जो मुश्किलों के सामना हमारे गांव के लोगों को, केवल यूपी की नहीं, मैं पूरे इंडिया, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, रोजाना जीवन में जो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमारे जो गांव अंचल के लोग हैं, वो सारी मुश्किलें मोदी जी ने 10 साल में खत्म कर दी है। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ देश को। अंतिम सवाल है कि अब तो आप पूरे देश की बागडोर संभालेंगे, पूरे देश में आपको विकास की जिम्मेदारी होगी। मोदी जी ने अभी जो संभावित मंत्रिमंडल के नाम थे, जो चेहरे थे, उनके साथ बैठक की है, क्या संदेश दिया है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को यही संदेश दिया गया है कि हम लोगों को बहुत लगन के साथ काम करना है, जो एजेंडा है उसको पूरा करना है, और जो उद्देश्य पार्टी का जो लक्ष्य है उसके लिए हर तरह के मेहनत करना। तो 100 दिन का जो एजेंडा बना है उस पर आप लोग काम करना शुरू कर देंगे? हाँ, एकदम उसमें कोई दो राय नहीं है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं संसद का विशेष जो सत्र है वो 18 जून को शुरू हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद के विशेष सत्र से जुड़ी हुई 18 जून को शुरू होने की जानकारी मिल रही है। सत्र शुरू होने पर पहले प्रोटेम स्पीकर चुने जाएंगे। इसके बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 20 या 21 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। 22 जून को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकती हैं। पवन गौड़ इस पर और जानकारी के साथ जोड़ रखे हैं हमारे साथ। सीधे रुख करेंगे पवन गौड़ की तरफ। पवन गौड़, ये सोर्सेज के हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या वाकई में 18 जून को अब संसद का विशेष सत्र है, उसका आगाज हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर ही चुने जाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जानी है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके तुरंत बाद आज सुबह ही प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने अपना पदभार संभाला, और उसके बाद में तुरंत पहला फैसला जो है वो किसानों के हित में प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है उसको जारी कर ले भी लिया। यानी कि प्रधानमंत्री का एकदम जो आइडिया है, जो विजन है, एकदम स्पष्ट है कि उनको लगातार काम करना है। चूंकि जो लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसको लेकर लगातार काम करना है। आपको याद हो तो चुनाव से पहले लगातार
उन्होंने तमाम मंत्रियों से जब बैठक की तो उन्होंने 100 दिन का एजेंडा तैयार करने को कहा भी था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जल्दी से जल्दी, उनकी सरकार चाहती है कि जल्दी सरकार का कामकाज जो है सब शुरू हो जाए। संसद का सत्र भी इसी के लिए बुलाया जा सकता है जल्दी से ही। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे ही शपथ ले ली गई है उसके बाद ही कामकाज संभाल ले, बस विभागों का बंटवारा होना है, किसको क्या विभाग मिलेगा ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे, मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में बीएल वर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल में 58% से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी को भागीदारी मिली है। वर्मा जी, फिर से आपको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली, इसको बधाई। क्या आपकी अगली प्लानिंग है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम काम करेंगे। चर्चा थी कि आप लोग जब मोदी जी के यहाँ चाय पे चर्चा करने गए थे तो वहां पर 100 दिन के एजेंडे पे भी बात हुई है। क्या मंत्र दिया है मोदी जी ने? देखिए, मोदी जी के मंत्र सब बताने के नहीं है, काम करके दिखाने के। तो इसलिए जो जो हमसे अपेक्षा की गई है, जो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश होते हैं, उनका हम अक्षरशः पालन भी करते हैं और पूरी तरह से इस देश के विकास के एजेंडे को लेकर के माननीय मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारा पूरा मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री के साथ में काम करेगा और उनके संकल्प को पूरा करने। जो हम लोगों तक सूचना पहुंची है उसमें ये भी कहा गया है कि मंत्रियों से मोदी ने साफ कहा कि जनता से लगाव रखें, 4 दिन दिल्ली रखें, 2 दिन अपने क्षेत्र में रखें और जनता से जुड़े मुद्दों को तुरंत हल करें। मैंने बताया ना, माननीय प्रधानमंत्री जी जो जो हमें आदेश देते हैं, जो जो अपेक्षा करते हैं, हम सभी उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करते हैं। और इस बार भी क्योंकि दूसरी बार मुझे मौका मिला है, हम पिछली बार से भी ज्यादा परिश्रम की पराकाष्ठा भी करेंगे और निष्ठा से और ईमानदारी से काम करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने का काम। तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कमलेश पासवान ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीडीए की बात करता रहा, लेकिन मोदी को जनता ने जातिगत भेदभाव से दूर होकर समर्थन दिया। जी, आपको पहली बार बधाई, आप मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं खासकर क्षेत्र को लेकर? देखिए, मैं अभी एक तरह से लगातार 4 बार सांसद रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे तमाम कार्य हैं जो चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कोई शिलान्यास कर दिया है, कोई काम चालू हो गया है, कोई बाकी है। जैसे सजनवा से धोरीघाट रेल लाइन है, अपने देवरिया और गोरखपुर से गोरखपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ में जोड़ना है। ऐसे तमाम कार्य हैं, स्टेडियम बनाने हैं। तो अभी मैं अपने बांसगांव लोकसभा तक सीमित था। आदरणीय मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन लोगों ने जो मुझे अवसर दिया है और मोदी जी का जो भी विजन होगा इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, उसमें पूर्ण रूप से मैं योगदान दूंगा। बिल्कुल, अभी तक आप बांसगांव लोकसभा क्षेत्र सीमित है, लेकिन अब आपको पूरे देश में विकास करना है। क्या प्राथमिकता रहेंगे खासकर अपने समाज को लेकर? तो देखिए, मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी का जो भी विजन होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, जिस मुद्दे पर गांव-गांव में जो आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति को स्वच्छ जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हर गरीबों के लिए काम करने का प्रयास कर रही है, उस रोड मैप पर हम लोग काम करेंगे। पीडीए मुद्दा लेकर विपक्ष मैदान में उतरा था, लेकिन मोदी जी का जो मंत्रिमंडल सामने आया है उसमें 58% से ज्यादा ओबीसी, एससी और एसटी लोगों को भागीदारी दी गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश के आजादी के बाद पहला चुनाव है जो जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास के नाम पर वोट मिला है और किसी व्यक्ति के नाम पर पहली बार आजादी के बाद तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। तो ये मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने 10 साल जो कार्य किया है गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए, उसी का नतीजा। तो देखिए, अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट पर एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि पोर्टफोलियो पर फैसला जल्द होगा। कैबिनेट बैठक में फैसला संभव है। तो आज कैबिनेट की पहली बैठक जो होने वाली है ठीक 5 बजे शाम को, ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। एक तरफ यहां पर 100 दिन का एजेंडा तय किया जाना है कामकाज का, तो वहीं दूसरी तरफ पोर्टफोलियो पर फैसला जल्द लिया जा सकता है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है। तो विभाग जो बांटे जाने हैं, जिन विभागों का बंटवारा होना है, किसको क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है, उसी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं।
और इस लिहाज से आज शाम 5 बजे की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण।